So our next principle of management given by FIOL is initiative. Now what is initiative? Initiative refer to taking the first step with self motivation, right? इनिशिएटिव में फ्यूल्स क्या कहना चाहता है कि मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड सिचुएशन टू एम्प्लॉइज वेयर दे कैन गिव देयर सजेशन देयर आइडियाज टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान्स. अगर आप एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे आइडियाज लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं जो कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान इंप्लीमेंट करने हैं, प्लान्स बनाने हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज जो है मोटिवेटेड फील करेंगे एंड उनको ये लगेगा कि एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होगी उनके अंदर. उनको लगेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और उनको एक अपनापन सा लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. एंड कई बार बहुत अच्छे आइडियाज भी आ जाते हैं एम्प्लॉइज से, जिससे आपको अपने प्लान बनाने में आसानी होती है एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प मिलती है, राइट. तो इनिशिएटिव दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्यूल्स के द्वारा ये बताना चाहता है कि आप क्या है, आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज या कोई सजेशन दें आपको जब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाने हैं. ऑल्दो प्लान जो भी बनाए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तो वो सब पे बाइंडिंग होगी, सबको बनाने होंगे. आइदर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए या लोअर लेवल मैनेजमेंट ने या मिडिल लेवल या किसी एम्प्लॉय ने बनाए हैं, बट ये है कि वो बाइंडिंग सब पे होंगे. तो लेकिन सजेशन क्या है, सजेशन वो आप एम्प्लॉइज से भी ले सकते हैं. इससे एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी एंड एम्प्लॉइज को मोटिवेशन होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक अहम जगह है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक अपनापन सा दिया है, राइट. एंड बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स भी निकल के आते हैं कई बार ऐसे. तो आइए देखते हैं कि फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इनिशिएटिव, इसको अडेप्ट करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे एंड अगर आप इनको वॉयलेट करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या नुकसान होंगे, राइट. फर्स्ट आप देखिए इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे. इट डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉई. इससे क्या होगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर आप रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉइज को एक अपनापन सा महसूस होगा एंड जहां अपनापन सा महसूस होता है वहां आप दिल लगा के काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, राइट. तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होने वाला है इससे. नेक्स्ट है एम्प्लॉइज अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन. आप ये देखिए कि बेसिकली काम तो एम्प्लॉइज ने ही करना है, काम एम्प्लॉइज ने करना है, वर्कर्स ने करना है. उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है कि काम कैसे होता है. अगर आप उनके आइडियाज लेते हैं, उनको इन्वॉल्व रखते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में या अपने प्लान्स बनाने में, तो उनको अच्छे से पता है और अकॉर्डिंगली वो सजेशन देंगे जिससे क्या है टाइमली वो काम कंप्लीट हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी आराम से अचीव हो सकेंगे एंड वो प्लान जो है उनको इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होगी एंड आपके टारगेट अच्छे से अचीव हो सकेंगे क्योंकि उनको पता है कि काम उन्होंने करना और कैसे काम करना, अकॉर्डिंगली ही वो सजेशन देंगे, राइट. नाउ व्हाट इफ यू वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिस इनिशिएटिव. तो इससे क्या नुकसान होगा, एम्प्लॉइज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. क्योंकि एम्प्लॉइज को पता है उनकी कोई खास जगह है नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे काम करना है, अपना काम कंप्लीट करना है, तो इतना मोटिवेटेड एंड इन्वॉल्व फील नहीं करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में. तो एम्प्लॉइज क्या है अपनी बेस्ट जो है उससे एबिलिटी से काम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्या नुकसान है, डिमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज में डिमोटिवेशन होगा क्योंकि उनको पता है कि उनकी कोई खास जगह उनको नहीं दी गई है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस ऐसी है नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे, राइट. तो इनिशिएटिव का मतलब आप लोगों को समझ आ गया. आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं. सो अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन, राइट. फ्यूल्स ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी दिया है कि डिसिप्लिन. नाउ व्हाट इज डिसिप्लिन. Discipline refers to general rules and regulation for systematic working in the business organization, right. Discipline का मतलब है ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसी पॉलिसीज बना के रखना, एक डेकोरम मेंटेन करके रखना सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एक सिस्टमैटिक वर्किंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहे. क्योंकि सभी को जो रूल बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं तो उनको फॉलो करेंगे, सभी लोग फॉलो करेंगे, वो सभी के लिए बाइंडिंग होंगे. तो इससे क्या होगा, एक सिस्टमैटिक वर्किंग इन्वायरमेंट बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके जो रिसोर्सेज हैं एंड टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि आपको सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन ही चल रहा है, राइट. तो मैं आपको बता दूं डिसिप्लिन की वजह से क्या है कि आप सबको जो ये सेम होने चाहिए. सबॉर्डिनेट के लिए भी रूल रेगुलेशन अप्लाई होने चाहिए, सुपीरियर के लिए अप्लाई होने चाहिए, मैनेजर के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं
उन सबको इन पॉलिसीज एंड रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। सिर्फ रूल रेगुलेशन ही नहीं बल्कि कमिटमेंट भी जो है एम्प्लॉइज में ऐसे वो होना चाहिए कि वो कमिटेड हों अपने काम को लेकर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी, तो उनको भी टाइमली कंप्लीट किया जाए और सारे टास्क कंप्लीट किए जाएं एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि सारा कुछ रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही होगा। नाउ डिसिप्लिन, आपने ये देखा कि नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बल्कि हर जगह पे डिसिप्लिन का होना जरूरी है, कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, या चाहे कोई और ऑफिसेज हैं, तो हर जगह पर डिसिप्लिन का होना जरूरी है। जहां डिसिप्लिन नहीं है वहां टाइमली काम नहीं होगा, टाइमली काम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसीलिए फ्यूल्स ने ये डिसिप्लिन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये भी दिया है। एंड नाउ अभी देखते हैं कि आप ये डिसिप्लिन जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल्स को फॉलो करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदे होते हैं, एंड अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं, इसको नहीं मानते, नहीं इंप्लीमेंट करते, नहीं अप्लाई करते, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसके क्या नुकसान है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, डिसिप्लिन अगर मेंटेन करके रखते हैं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो सिस्टमैटिक वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि हर एक रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है तो एक सिस्टमैटिक वे में काम चल रहा है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता रहेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव एफिशिएंसी। इम्प्रूव एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन ना सिर्फ सबॉर्डिनेट बल्कि सुपीरियर मैनेजर सभी एम्प्लॉइज पे वो हो रहा है, तो सबको पता है कि इक्वालिटी की यहाँ पे वो आ रही है, फीलिंग आ रही है, तो सब क्या है अपने फुल ऑफ एफिशिएंसी से काम करेंगे एंड दे विल बी एबल टू गिव देयर मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ व्हाट इफ अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं, आप इस फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इनिशिएटिव है, ये डिसिप्लिन है, इसकी अगर वायलेशन करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या नुकसान होंगे, इसके डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सब लोग कंफ्यूज रहेंगे एंड कुछ भी चीज ऑर्डरली नहीं पड़ी होगी, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं होगी, कोई भी आइदर इट बी मैन और रिसोर्सेज मटेरियल कुछ भी होगा तो एक डिसिप्लिन वे में नहीं होगा। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ द डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है किसी को फॉलो करना, तो जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी भी वेस्टेज होगी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी वेस्ट होंगे, राइट। डिले इन वर्किंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल रेगुलेशन। जहां रूल रेगुलेशन है वहां आपको पता है कि एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन के अंदर अंदर ही आपको काम कंप्लीट करना है एंड यू विल बी फाइनली आंसरेबल फॉर दैट डिले ड्यू टू जो आपने रूल रेगुलेशन नहीं माने हैं। तो इसलिए रूल रेगुलेशन अगर आप बनाते हैं तो आपका क्या है, कुछ भी डिले नहीं होता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते हैं, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आपका काम आराम से कंप्लीट हो जाता है। बट क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है तो डिले इन वर्क ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल रेगुलेशन। आपको रूल रेगुलेशन आपने बनाए नहीं कुछ भी, तो आप क्या है, काम जो पेंडिंग रहेगा एंड आप टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है, कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, राइट। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल्स पढ़ते हैं। Our next principle of management given by Fuel is Spirit de Corps. Spirit de Corps का मतलब management should encourage team spirit, unity and harmony in the organization. मतलब मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए, शुड रिप्लेस आई विद वी। उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये काम ये मुझे करना है या ये काम जो है ये अचीव, ये जो गोल्स हैं ये मेरे हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए कि ये जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये गोल्स हमारे हैं, इन्हें हमें मिलके अचीव करना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इस चीज को एनकरेज करना चाहिए कि हमें जो है ग्रुप में काम करना है, पूरे ग्रुप के लिए काम करना है, सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हमारे गोल अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन मैनेजर जो है, प्रोडक्शन मैनेजर ने एक टारगेट दिया है आपको कि 10 लोगों का ग्रुप है एंड टारगेट दिया कि आपको 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट करने हैं आज। तो मे बी आपको जो भी ये डिवाइड यूनिट्स आपके बीच में आते हैं कि आपने कितने कितने वो यूनिट्स बनाने हैं, पर पर्सन को उन्होंने डिवाइड कर दिया। और मैनेजर को आपके अंदर ऐसी भावना लानी चाहिए कि ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल टारगेट नहीं है कि आपको 1 यूनिट या 2 यूनिट बनाने हैं, मतलब आपका ग्रुप टारगेट है कि आपके पूरे ग्रुप को लगना चाहिए कि 1000 यूनिट जो प्रोड्यूस हमने करना है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, ना कि ये कि जितना आपके हिस्से में 1 या 2 या 10 प्रोडक्ट आते हैं तो वो कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीम स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर। जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम जब जीतती है तो वो सभी जीतते हैं, डजेंट मैटर कि किसने कितने रन बनाए,
टीम जीती है तो टीम जीती है, तो ये टीम स्पिरिट आपके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. सो मैनेजमेंट शुड एनकरेज टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आप लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप 10 लोगों को कोई काम डिवाइड करके दिया गया है एंड 2 लोग क्या है वो सिक हो गए, वो बीमार हो जाते हैं, तो उनके हिस्से का काम भी आपको डिवाइड करके उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी है, आपके अंदर हार्मनी है, आपके अंदर टीम स्पिरिट है. आपने ये नहीं देखना है कि आपके हिस्से के यूनिट जो है आपने प्रोड्यूस कर दिए हैं, बल्कि आपको ये देखना है कि आपके ग्रुप को, आपकी टीम को जितने प्रोडक्ट बनाने का टारगेट दिया गया वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है. तो अगर कोई फेल होता है या कोई सिक होता है या कोई काम नहीं कर पाता तो उन्हें असिस्ट कीजिए, या फिर उनके हिस्से का काम जो है बाकी बचे हुए जो एम्प्लॉइज हैं आपस में डिवाइड कर लीजिए. इसे कहते हैं टीम स्पिरिट. तो अकॉर्डिंग टू फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्पिरिट दे कॉर्प्स का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट पैदा कीजिए, कि आप जो बढ़ावा दीजिए टीम को रेदर देन इंडिविजुअलिज्म को. इंडिविजुअलिज्म को छोड़ के आप एक टीम में काम कीजिए, सो दैट आपका काम कंप्लीट हो जाए. आप सारे एफर्ट्स लगा दीजिए वो टारगेट अचीव करने में. नाउ लेट्स सी कि अगर आप इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अडेप्ट करते हैं तो क्या फायदे होते हैं, एंड अगर इसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके क्या नुकसान होते हैं, राइट. इसकी वॉयलेशन के केस में क्या नुकसान होते हैं. नाउ इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है. डेवलप टीम स्पिरिट. ऐसा करने से, स्पिरिट दे कॉर्प्स प्रिंसिपल अप्लाई करने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट पैदा होता है, राइट. टीम स्पिरिट का मतलब है कि आपने इंडिविजुअलिज्म को साइड रख के पूरी टीम का जो टारगेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, उसको आपने सुपरसीड किया है, राइट. नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल को पीछे रख के जो ग्रुप के गोल है, उस ग्रुप के गोल को अचीव करने में आप एफर्ट्स लगा देते हैं, राइट. एंड ग्रुप के गोल्स को कंप्लीट करने में आप एफर्ट्स लगाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट. नाउ अभी ये देखते हैं कि अगर वॉयलेशन करते हैं आप इस प्रिंसिपल की तो क्या नुकसान होंगे. टीम गोल्स मे नॉट बी अचीव्ड. तो जो आपके टीम के गोल हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको दिए हैं, 2 जो है एम्प्लॉइज या वर्कर सिक हो गए तो उनके हिस्से का काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि टीम स्पिरिट नहीं था, तो आपने अपने आप में वो काम बांटा नहीं है, वो काम कंप्लीट नहीं होगा. तो आपको जो ग्रुप गोल दिया गया था, ग्रुप गोल जो है वो आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप में टीम स्पिरिट नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है, आप में हार्मनी नहीं है, राइट. तो ये आप इनडायरेक्टली देखें तो सफर ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो सफर कर रहे हैं, राइट. नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म. अगर टीम स्पिरिट नहीं होगा तो हर कोई अपना अपना ही काम करने में लगा रहेगा. अगर अपना अपना ही काम करने में लगा रहेगा तो जो मेन ग्रुप का आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक जना अपना काम कर रहा है तो बाकी अगर किसी कोई कम पड़ रहा है, वहां पे काम नहीं हो पा रहा, तो ना उसको कोई असिस्ट कर रहा है एंड ना ही कोई बॉदर कर रहा है कि वो काम कंप्लीट होना चाहिए. तो इससे क्या है, इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में दिक्कत आएगी, डिले हो जाएगी, राइट. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं. एंड आपने ये देखा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये बहुत ही इजी है जो फ्योल्स ने दिए हैं. तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आपको सारे प्रिंसिपल समझ आ गए. इन केस आपको कोई प्रिंसिपल में दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ आता, आपको दोबारा समझना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने गिवन बाय फ्योल्स किए हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट with the point of view of examination as well as आपकी अपनी नॉलेज के लिए, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए. एंड जब आप आगे जाके कॉमर्स में अपना कैरियर बनाएंगे तो उस कैरियर में, आपके इंटरव्यूज में या आपके एग्जामिनेशन में, हर चीज में जो है आपके उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इन जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल्स मैनेजमेंट के दिए गए हैं फ्योल्स ने, इनको ध्यान से समझिए, समझ के इनको प्रैक्टिस कीजिए. आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं एंड इन्हें याद रखिए. एक बार आप ये चीजें समझ लेंगे तो आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया मतलब आपको याद रहेगा. अगर सिर्फ आप रट्टा मारेंगे या इनको क्रैम करेंगे तो इससे क्या होगा, हर एग्जामिनेशन के लिए आपको इनको क्रैम करना पड़ेगा. फिर कभी आपका इंटरव्यू होगा या कभी कोई एग्जामिनेशन ऐसा होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो तब के आप दोबारा थोड़ी पढ़ने वाले हैं, राइट. तो इसीलिए जो आप स्टडी अभी कर रहे हैं ना, तो ये आपके कैरियर के लिए है, आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो इनको प्लीज ध्यान से आप समझिए और समझ के इनको देखिए, रेदर देन कि आप क्रैम कीजिए फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, राइट. तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गई है. आपको वीडियो समझ आ गई तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.